माँ शारदे को नमन। प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकगण, आज आपके सामने आरजेसी क्लासेस के द्वारा आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस का शुरुआत की जा रही है, जिसका आप भरपूर आनंद लें और अगली जितने भी एग्जामिशंस हैं उसमें इसका भरपूर उपयोग लें। आज आपके सामने जेट के जो पुराने पेपर हैं उनमें से सन 2015 का जो पुराना प्रीवियस पेपर है उस पेपर को सॉल्यूशन आपके सामने होगा। और मैं आशा करता हूँ और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि लगभग इस पेपर को आपने यदि मेरे अनुसार सिस्टेमेटिक ढंग से यदि आपने इसको सोल्व किया तो आपके लगभग 50% क्वेश्चन वापस रिपीट होने की संभावनाएं हैं और उससे आप अपना सफलता का ग्राफ भी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले 2015 में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, उनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो एग्रीकल्चर में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हनी ड्यू और पूसा डेलिशियस किसकी किस्म है? विशेष ध्यान रखें, पेपर को पढ़ते समय क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखें कि क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार ही आपको ऑप्शन को पढ़ना है। यदि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और डायरेक्ट आप ऑप्शन पे आ गए तो हो सकता है कहीं आपकी गलती हो जाए। इसलिए पहले क्वेश्चन को धीरे धीरे आसानी से पढ़ें और उसके पश्चात फिर ऑप्शंस पे आएँ। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है वो है चीकू, पहली कंडीशन है चीकू। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हनी ड्यू पूसा डेलिशियस। अब किसकी वैरायटी है? तो बेटा देखो, चीकू की ये वैरायटी नहीं है, क्योंकि चीकू की सबसे एक फेमस वैरायटी है, उस वैरायटी का नाम है वो है क्रिकेट बॉल। बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी है जो आरपीएससी में अधिकांशतः पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन हनी ड्यू या पूसा डेलिशियस से संबंधित नहीं है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन ऑप्शन के अनुसार यदि क्वेश्चन चेंज भी होता है तो विशेष ध्यान रखें आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को कितनी बार दे चुकी है, रिपीट होता रहता है, इसलिए विशेष ध्यान रखें चीकू की जो सबसे फेमस जो किस्म है वो है क्रिकेट बॉल। इसके बाद बैर की अपन बात करें, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। बैर की विभिन्न प्रकार की जो अधिकांशतः एग्जाम में पूछी जाती है उसमें बैर की सबसे इम्पोर्टेंट वेराइटी है वो है केथली। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वेराइटी है। केतली के साथ में बैर की और उमरान एक किस्म है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2-3 बार आ भी चुकी है। इसके साथ में केतली है, उमरान है, सेव है, ये सब जो वैरायटी है वो बैर से संबंधित है। तीसरा हमारे पास में किस्म है, जो तीसरा हमारे पास में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है केला। केले की जो वैरायटी है वो है रसथली, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो अधिकांशतः पूछी जा चुकी है। और दूसरा चौथा ऑप्शन हमारे पास है वो है पपीता। तो हनी ड्यू और पूसा डेलिशियस जो वैरायटी है वो किसकी है? पपीता की। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन, अर्थात किसकी है? पपीता की। तो विशेष ध्यान रखें, पेपर को सोल्व करते समय यदि आपने इन ऑप्शनों का ध्यान नहीं रखा तो विशेष रूप से कहीं भी आपसे गलती हो सकती है। इसलिए पहले धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ें और उसके बाद ही आप ऑप्शन पे हैं और ऑप्शन एक एक ऑप्शन करके उसका लिंक लें कि इससे, जैसे चीकू की है तो इससे संबंधित वैरायटी कौन सी है, बैर से संबंधित कौन सी है। यदि आपको ये सब पता है और आपको इनके बारे में नॉलेज है तो जैसे मैं जनरल एक आपको साथ बता ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप यदि है तो इस तरह की आप जो क्वेश्चन है उनका आपका ग्राफ बढ़ेगा और उसके बाद में आसानी से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरह से अपन दूसरा क्वेश्चन, हाँ बेटा, अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात H2SO4 का कितना प्रतिशत छिड़काव करना चाहिए? सबसे पहले इस चीज़ को देखें, ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछा जाता है और अधिकांशतः एग्जाम में इसको बार बार रिपीट भी किया जाता है। सबसे पहले पाले की समस्या किस में आती है? सबसे पहले वो चीज़ देखें कि अधिकांशतः जो पाले की जो समस्या है वो मुख्य रूप से रबी की फसलों में होती है। जो सबसे ज़्यादा जो पाले की समस्या है वो किस फसलों में होती है? रबी की फसलों में। तो रबी की जो फसलें हैं इनसे पाले से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है
जिससे हम पाले से बचाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं H2SO4। लेकिन H2SO4 का कितना अपन को उपयोग करना चाहिए, जो सबसे इफेक्टिव रेशो है उसका जो रेशो है, जो मात्रा है वो है 0.1%। अधिकांशतः बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं और उसमें आंसर लिखते हैं 0.01%। बेटा ये गलत है, सही आंसर होगा 0.1%। बेटा नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो जेट का रहेगा, जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। अर्थात जैम में पूछा है, ठीक है, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, अर्थात इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, TSS। क्या बोलते हैं बेटा, TSS। TSS की फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, टोटल सॉलिड सोलुबल, ठीक है, ये विशेष ध्यान रखें, टोटल सॉलिड सोलुबल, अर्थात TSS की मात्रा कितनी होती है। अब किस में पूछा है, जैम में। जैम के साथ साथ ये क्वेश्चन एक और आता है, वो पूछा जाता है जेली में। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, जेली में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैम का ध्यान रखें, तो जैम का TSS के साथ में हमको किसका भी ध्यान रखना है, जेली का भी ध्यान रखना है। अब देखें जैम का जो TSS है, ध्यान रखें, वो जैम का TSS होता है वो 65 से लेकर के 68% होता है। और इसको जो नापते हैं जिस TSS को, उसकी इकाई होती है बेटा, अधिकांशतः किताबों में गलत लिखा हुआ है, वो इकाई होती है इसकी ब्रिक्स। विशेष ध्यान रखें, इसको ब्रिक्स में लिखा जाता है, ठीक है। TSS को यदि आप लिखते हैं तो वो किस में लिखते हैं, ब्रिक्स में लिखते हैं। अब हम बात करते हैं जेली की। तो जेली में जो TSS होता है, ठीक है, वो TSS लगभग 65% के लगभग होता है। ध्यान रखना, जैम में 65 से 68 तक होता है, जेली में इससे कम होता है, अर्थात कितना प्रतिशत होता है, 65% के लगभग होता है। तो ये विशेष ध्यान रखें कि जैम के साथ साथ क्या कौन सा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जेली। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा, वो है बूंद बूंद सिंचाई की सबसे अधिक उपयोगी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल इरिगेशन के चैप्टर से ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछ लिए जाते हैं। बूंद बूंद को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन। क्या बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन, अर्थात बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन मेथड सबसे अधिक उपयोगी है। ऑप्शन पढ़ें, फल वाली फसलों के लिए, दूसरा ऑप्शन खाद्यान्न फसलों सीरियल्स क्रॉप्स, तीसरा सब्जियां वेजिटेबल्स, और चौथा मस्टर्ड सरसों। यदि इस तरह की कोई सिंचाई की विधि आपसे पूछे तो इसकी एक सबसे अच्छी विशेषता है, वो विशेषता क्या है कि इस प्रकार की जो इरिगेशन है, अर्थात जो बूंद बूंद जो सिंचाई की विधि है, ये सिंचाई की विधि ऐसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ऐसे फलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिनका R/P अधिक होता है। ये विशेष ध्यान रखने, ये टेक्निकल वर्ड है, इसी के आधार पर इस सिंचाई को विशेष ध्यान रखा जाता है। R/P, R का मतलब रो और P का मतलब प्लांट, अर्थात रो इंटू रो एंड प्लांट इंटू प्लांट, पंक्ति से पंक्ति की दूरी तथा पौधे से पौधे की दूरी, अर्थात वे फसलें जिनमें R/P अधिक होता है। क्या होता है बेटा, R/P अधिक होता है, ऐसे फसलों के लिए या ऐसे फलों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि। अब देखें अपन ऑप्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फलों वाली। आपने देखा होगा जितने भी फल के जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उनका R/P क्या होता है, फसलों की तुलना में अधिक होता है, अर्थात 3 से कम किसी का नहीं होता, 3 से अधिक होता है। बाकी खाद्यान्न जो फसलें हैं, इन खाद्यान्न फसलों का R/P कम होता है, सब्जियों में भी कम होता है और मस्टर्ड में कम होता है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि जिनमें R/P अधिक होता है वह ऐसी फलों के लिए या ऐसी जो भी कोई से प्लांट हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः इनको फल में हम काम में लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा ए, अर्थात फल वाले जितने भी हैं फसलें हैं उनके लिए सबसे उपयुक्त विधि है वो सिंचाई की, वह कौन कौन सी विधि है, बूंद बूंद विधि। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है एकांतर फलन, अल्टरनेट बियरिंग, ठीक है।
समस्या है, प्रॉब्लम है, किस फल में है? ऑप्शन हमारे पास है पहला केला, बी ऑप्शन आंवला, सी ऑप्शन आम, डी ऑप्शन अमरूद। सबसे पहले हम इस चीज को देखें कि एकांतर फलन क्या होता है। एकांतर फलन देखें क्या होता है, एक बार एक वर्ष में फल का आना और नेक्स्ट ईयर में फल का नहीं आना, इस तरह की प्रॉब्लम, अर्थात उसको क्या कह सकते हैं, जिस वर्ष फल आता है, ठीक है, उस वर्ष को ऑन ईयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑन ईयर। और जिस वर्ष फल नहीं आता है उस ईयर को ऑफ ईयर के नाम से जाना जाता है। ऐसे फल जिनमें इस प्रकार की समस्या, अर्थात एक साल फल का आना, एक साथ फल का नहीं आना, ऑन ईयर तथा ऑफ ईयर, ये कंडीशंस पाई जाती है, उस प्रॉब्लम या उस समस्या को एकांतर फलन के नाम से जाना जाता है। तो एकांतर फलन, ये प्रॉब्लम किस में पाई जाती है? ये प्रॉब्लम बेटा सबसे अधिक जो देखी गई है वो किस में पाई जाती है? आम में पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन बेटा देखें, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में है गोला। एक किस्म है, गोला किसकी वैरायटी है? ऑप्शन नंबर हमारे पास में है पहला अमरूद, दूसरा ऑप्शन पपीता, तीसरा ऑप्शन आम, चौथा ऑप्शन बैर। अब थोड़ा हमको इनका पता होना चाहिए कि अमरूद की कौन कौन सी वैरायटी है, पपीता की कौन कौन सी वैरायटी है, आम की कौन कौन सी है, बैर की, तो जनरल हमको पता होना चाहिए। जैसे आम की जो सबसे प्रसिद्ध है वो आपने सुनी होगी, सरदार बहुत अच्छी इसकी वैरायटी है, ठीक है, L49 इसकी बहुत अच्छी वैरायटी है, लखनऊ, ये सब इसकी वैरायटीज़ है, वो अमरूद की वैरायटीज़ है। पपीता पीछे पढ़ के आए हैं, अभी पूसा डेलिशियस अपन पढ़ के आए हैं, हनी ड्यू अपन पढ़ करके आए, वो पपीता की वैरायटी है। आम की बहुत सारी वैरायटी है, अल्फांसो है, केसर है, बहुत सारी और इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार की वैरायटी हैं, लेकिन अपन को इस डिस्कशन नहीं करना, अभी अपन को डायरेक्ट वैरायटी पे आना है। और चौथा हमारे पास ऑप्शन है वो कौन सा है? बैर। तो इनकी नहीं होकर के गोला किसकी वैरायटी है? बैर की। तो अर्थात हमारे पास में ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा। तो गोला किसकी किस्म है? आंसर राइट है बैर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहता है बेटा, वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री है। अब विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे पास में जो एग्रीकल्चर का पेपर है वो 2015 का है, तो उसके अनुसार इसमें ऑप्शन है, तो ये विशेष ध्यान रखें कि उसके अनुसार आपको पहले तो मैं अपना आंसर इसका बता देता हूँ कि आंसर कौन सा होगा। 2015 में भारत के जो विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये भारत की जगह राजस्थान भी हो सकता है, इसलिए अपन दोनों की चर्चा साथ में करेंगे। तो पहले भारत की चर्चा कर लेते हैं कि 2015 में भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो कृषि मंत्री हैं वो कौन हैं। उस समय पर कृषि मंत्री थे वो है राधा मोहन सिंह, अर्थात अपना कौन सा आंसर सही है? बी। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन है जो परिवर्तन अर्थात प्रेजेंट में कुछ और होगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इसको प्रेजेंट के हिसाब से देख लेते हैं कि वर्तमान की अपन बात करें। किसकी बात करें? वर्तमान की अपन बात करें कि वर्तमान में हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन सा है, तो हमारा एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर है। कौन है बेटा? नरेंद्र सिंह तोमर, जो वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। यदि अपन भारत की जगह राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें? यदि क्वेश्चन हो सकता है पहले भारत का पूछा था, अब किसका पूछ लिया जाए? राजस्थान का। तो पहले राजस्थान का भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में अभी जो हमारे पास में राजस्थान में जो कृषि मंत्री हैं, उन कृषि मंत्री का नाम है लालचंद कटारिया, श्री लालचंद कटारिया, ठीक है, जो वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। लेकिन 2015 की बात करें तो 2015 में राजस्थान के कृषि मंत्री कौन थे? प्रभुदयाल सैनी। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसलिए इनको ध्यान नहीं रख करके आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और राजस्थान में लालचंद कटारिया है। तो विशेष ध्यान रखें, ये क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, साइलेज में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सबसे पहले इस चीज़ को देखें कि साइलेज क्या होता है, उसके बाद में अपन आगे चेक करेंगे कि नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। पहले साइलेज चेक करते हैं। साइलेज क्या है? देखो अधिकांशतः बेटे देखने को मिला है कि साइलेज के साथ में एक और है, वो है साइलेज के साथ में एक और हम टर्म यूज करते हैं। एक तो आपके पास में है साइलेज
और दूसरा एक और शब्द है उसको बोलते हैं हे। ये दोनों ही परिरक्षित चारे के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? परिरक्षित चारे। तो आपसे पूछा जाए कि परिरक्षित चारे कौन से हैं, तो एक तो आपके पास कौन सा है? साइलेज, और दूसरा कौन सा है? हे। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनमें नमी की मात्रा, कि साहब नमी की मात्रा कितनी होती है? तो साइलेज में जो नमी की मात्रा होती है वो 60 से 70% होती है। बाकी के सभी ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन सही है, 60 से कितने परसेंट होती है बेटा? 70%। लेकिन कभी आपको मान लेते हैं आज इसने साइलेज दिया, नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में यदि साइलेज की जगह है तो हे का भी आपको पता होना चाहिए कि हे में नमी की मात्रा कितनी होती है बेटा। तो विशेष ध्यान रखें कि हे में नमी की मात्रा 10 से लेकर 18% होती है। कितनी होती है? 10 से लेकर 18%। और साइलेज में कितनी होती है? 60 से 70%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 9 नंबर का, पश्मीना नस्ल है। ऑप्शन नंबर 1 भेड़ की, बी भैंस की, सी गाय की, डी बकरी की। जो पश्मीना नस्ल है बेटा, ये पश्मीना नस्ल बकरी की है, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होगा? बकरी। ये जो नस्ल है, ये नस्ल सबसे अधिक ऊन के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है बेटा? ऊन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास में है, मुर्गी की द्विप्रयोजनीय नस्ल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। पहला ऑप्शन हमारे पास रोड आइलैंड रेड, दूसरा हमारे पास कार्निस, तीसरा ऑप्शन है व्हाइट लेगहॉर्न, और चौथा ऑप्शन है सानेन। पहले तो इस चीज को देखें, मुर्गी की पूछी है, और मुर्गी की भी कौन सी नस्ल पूछी है? द्विप्रयोजनीय, डाउन पर्पस। अर्थात द्विप्रयोजनीय क्या होती है? ऐसी नस्लें जो मीट तथा एग प्रोडक्शन, अर्थात मांस तथा अंडे दोनों के लिए उपयोगी हो, इस प्रकार की नस्लों को द्विप्रयोजनीय नस्ल कहा जाता है। अब सबसे पहले देखें हम, पहले हमारे पास में है रोड आइसलैंड रेड, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास में है कार्निस, तीसरा आपको बता ही दिया व्हाइट लेगहॉर्न, और चौथा आपके सामने दिख ही रहा है वो है सानेन। रोड आइसलैंड जो रेड नस्ल है, ये नस्ल मुख्य रूप से जो प्रोडक्शन जो हम काम में लेते हैं, ये डाउन पर्पज है। कौन सी पर्पज है? डाउन पर्पज, अर्थात द्विउद्देशीय नस्ल है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है, जो एग के साथ साथ एग के साथ साथ मीट पर्पज दोनों के लिए ही उपयोगी मानी जाती है। इसलिए द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है? रोड आइसलैंड रेड। इसके साथ में अगला हमारे पास बी ऑप्शन है, वो है कार्निस। ये जो ब्रीड्स है, जो नस्ल है, ये नस्ल मांस के लिए उपयुक्त मानी जाती है, मीट पर्पज के लिए। तो ये मांस उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त नस्ल मानी जाती है। तीसरा हमारे पास ऑप्शन है व्हाइट लेगहॉर्न, अर्थात ये एग प्रोडक्शन, अर्थात अंडे के उद्देश्य से, अंडे उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। और सानेन मुर्गी की नस्ल है ही नहीं, ये नस्ल किसकी है? बकरी की है। किसकी है? बकरी की। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि हमारा आंसर होगा, वो आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट ए होगा, रोड आइसलैंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बेटा 11वां नंबर, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? विशेष ध्यान रखें, गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल पूछा है। इसलिए क्वेश्चन का विशेष रूप से ध्यान रखें कि क्वेश्चन में पूछा जा क्या रहा है, तो उस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो भारतीय पूछा है तो आप विदेशी नस्लों को तो पहले ही छोड़ दें। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अब आपको पता होना चाहिए कि भारतीय कौन सी है और विदेशी कौन सी है। तो नस्लों को अपन ने दो पार्ट ले लिए, एक तो है जिनको अपन भारतीय इंडिजीनियस के नाम से जानेंगे, और दूसरे हमारे पास नस्लें हैं जिनको विदेशी अर्थात एक्सोटिक, जिनको अपन नाम से जाना जाता है। इंडियंस कौन कौन सी हैं और विदेशी अर्थात एक्सोटिक नस्लें ब्रीड्स कौन कौन सी हैं, इनमें देखें। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है जर्सी। पहले ऑप्शन हमारे पास में है जर्सी। जर्सी जो नस्ल है ये कौन सी है? विदेशी है। इसलिए पहला ऑप्शन तो कहीं मैच करेगा ही नहीं, क्योंकि पूछा क्या है? भारतीय। दूसरी बात हरियाणवी, ये भारतीय नस्ल है। तीसरी साहिवाल, ये भारतीय नस्ल है। और चौथी होल्स्टीन फ्रीजियन, ये भी कौन सी है? विदेशी नस्ल है। अर्थात दो हमारे पास में विदेशी नस्ल है। अब हमारे पास आंसर के लिए बी और सी ऑप्शन बचा हुआ है।
ठीक है, जो भारतीय के अंतर्गत है। तो ध्यान रखें, इन दोनों के अपन तुलना करें तो सबसे जो हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो किसका है, साहीवाल का। तो अपने पास आंसर इसका क्या रहेगा, सबसे भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है बेटा, साहीवाल। एक विशेष और ध्यान रखें, यदि भारतीय की बात में तो अपने आ गई साहीवाल, लेकिन यदि गलती से वो आपके क्वेश्चन भारतीय की जगह विदेशी लिखें तो आंसर क्या होगा, फिर उसका आंसर हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। फिर आपकी वो ब्रीड्स होगी वो कौन सी होगी, होल्स्टीन फ्रीजियन। तो विशेष ध्यान रखें, भारतीय में आंसर होगा साहीवाल, और यदि विदेश की बात करें कि कौन सी विदेशी नस्ल जो सबसे ज़्यादा दूध देती है तो वो कौन सा आंसर होगा, होल्स्टीन फ्रीजियन। इस तरह से बेटा नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है, राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणीय जिला है। राजस्थान में इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी, अर्थात तो अग्रणी का मतलब है सबसे ज्यादा मुर्गी पालन कहाँ किया जाता है, राजस्थान के किस जिले में। ऑप्शन हमारे पास में अजमेर, दूसरा ऑप्शन जयपुर, तीसरा ऑप्शन टोंक और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है नागौर। इन पे अपन विचार करते हैं। तो विशेष ध्यान रखें कि सबसे मुर्गी पालन में, ठीक है, तो इन्होंने ऑल मुर्गी पालन का नाम लिया, लेकिन वैसे देखा जाए तो दो तरह से अपन हैं। अधिकांशतः जो मुर्गियां हैं तो कुछ इसमें हाइब्रिड हैं और कुछ हैं जो हाइब्रिड नहीं होकर के वो देसी नस्लों के अंतर्गत मानी जाती है, ठीक है। तो यदि सभी की बात करें दोनों को मिला करके तो उनमें अजमेर, ठीक है, सबसे अग्रणीय है, अर्थात मुर्गी पालन में सबसे ज़्यादा जो पालन किया जाता है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन को बदल दें, क्वेश्चन को परिवर्तन ऐसे कर दें कि राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा देसी नस्लों की मुर्गियों का पालन किया जाता है या मुर्गियों में अग्रणीय है, तो आंसर इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अजमेर आंसर नहीं आएगा, फिर आंसर इसका आएगा, फिर आंसर आएगा बांसवाड़ा। तो ये विशेष रूप से बेटा ध्यान रखें कि यदि देसी नस्लों की चर्चा करता है तो उसमें अग्रणीय जिला है वो कौन सा है, बांसवाड़ा। और यदि सभी टोटल देसी और हाइब्रिड, ठीक है, इंडिजीनियस और हाइब्रिड दोनों यदि ब्रीड्स में बात करता है या किसी तरह की बात ही नहीं करता, डायरेक्ट जैसे इसने क्वेश्चन पूछा है अग्रणीय जिला है, तो उसमें आंसर क्या होगा बेटा, अजमेर। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा अग्रणीय जिला है वो है बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं, खुरपका मुंह पका, ठीक है, विशेष ध्यान रखें, इसको FMD फुट माउथ डिजीज के नाम से जाना जाता है, बीमारी का कारण है, अर्थात इसका इटियोलॉजी कौन सा है, किसके कारण ये बीमारी होती है। विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं। ये पहला ऑप्शन हमारे पास में है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास वायरस, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा है पैरासाइट। तो इसका आंसर होगा बेटा, सबको पता होगा क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, वो आंसर है वायरस। तो FMD जो बीमारी है, जरूरी नहीं है आपके साथ में खुरपका मुंहपका लिखा है, आपको शब्द कभी कभी डायरेक्ट ये दे दिया FMD डिजीज दे दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा बेटा वायरस, अर्थात बी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है ये है, मुर्गी के शरीर का तापक्रम होता है। विशेष ध्यान रखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुर्गी के शरीर का तापक्रम, टेम्परेचर होता है। जैसे मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, इसी तरह से मुर्गी का कितना होता है, कैटल का कितना होता है। तो आपको दो फिगर मैं बताता हूं, आपको किसी का याद नहीं रखना, गाय भैंस भेड़ बकरी आपको किसका याद नहीं रखना, सभी को एक रेंज आपको बता देता हूं। अर्थात कैटल, ठीक है, जितने भी मवेशी हैं, ठीक है, उनके जो शरीर का जो बेटा तापमान होता है वो 100 से लेकर के 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। सभी कैटल इसमें आ चुके हैं, किसको छोड़कर, मुर्गी को छोड़कर। तो अधिकांशतः जो गाय भैंस भेड़ बकरी का भेड़ बकरी जिनका टेम्परेचर होता है वो 100 से लेकर के 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि मुर्गी का ये टेम्परेचर रेंज में लेकर के आप 3 तक जा सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन मुर्गी की केवल फाउल की अपन बात करते हैं तो फाउल का जो टेम्परेचर होता है बेटा, वो टेम्परेचर हमारे पास में पहले लिखा हुआ है, ऑप्शन मौजूद है, 105 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका सही आंसर होगा अपने पास वो क्या है, सी। यदि कभी मनुष्य का भी पूछ लिया जाए तो विशेष रूप से ध्यान रखें, ह्यूमन बीइंग का जो होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट
टेम्परेचर होता है। तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। मुर्गी का कितना होता है 105 से लेकर 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कैटल का यदि पूछे तो 100 से लेकर 101, अर्थात 100 से शुरू हो जाएगा लेकिन 105 से क्या रहेगा कम होगा, क्योंकि रेंज कभी कभी दे देता है लेकिन एक्चुअल है वो 100 से कितना होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशेष ध्यान रखें, मुर्गी में ये होता है, कैटल में इतना होता है, ह्यूमन में इतना होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है गाय में गर्भावधि गेस्टेशन पीरियड होता है, कितना होता है? ऑप्शन 300 दिन, दूसरा ऑप्शन 250 दिन, तीसरा ऑप्शन 282 दिन और डी ऑप्शन 182 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरह का भी पूछा जाता है। विशेष रूप से बात हम किसकी कर रहे हैं, गाय की, ठीक है। तो गाय का जो गेस्टेशन पीरियड, जो गर्भावधि होती है बेटा, वो 282 दिन होती है। कितने दिन होती है? 282। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा 282 दिन। लेकिन गलती से आपको तीन ऑप्शन को अपन साथ में लेकर के इनका भी पता होना चाहिए। मान लेते हैं इसमें इस तरह का रेंज लिखा हुआ है, 300 दिन एक्यूरेट किसी में नहीं होता, लेकिन आपको फिर भी मैं इसके लगभग 310 जो डेज होता है, ठीक है, ये भैंस में होता है। किस में होता है बेटा? भैंस में। तो भैंस का गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है 310 दिन की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास में बी ऑप्शन लें तो बी ऑप्शन में 250 लिखा है, ये कहें इसके आसपास कोई गेस्टेशन पीरियड किसी एनिमल का नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दें कि 100 डेज, ठीक है, ये भेड़ का होता है। किसका होता है? भेड़ का। और इसी के लगभग 148 जो डे है, ठीक है, ये गेस्टेशन पीरियड बकरी का होता है। बहुत सी किताबों में आपको 145 से रेंज मिल करके 150 तक मिलती है, लेकिन ध्यान रखें 150 से आगे बढ़ते हैं तो वो भेड़ का माना जाएगा, और बकरी का उगता है वो लगभग 148 से 150 से कम होता है, तो एक्यूरेट होता है वो 148 होता है। तो इस तरह से विशेष ध्यान रखें। गाय का आपके सामने आ चुका है 282 दिन होता है, भैंस का 310 दिन होता है, भेड़ का 151 दिन होता है और बकरी का 100 कितना होता है 48 दिन होता है। तो आपको गाय के साथ में 4-3 ऑप्शन भी आपको साथ रखने हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है 2015 में गाय का पूछा है, इस बार 2020 में आपको उठा करके साहब भैंस का पूछ लें या भेड़ का पूछ लें या बकरी का पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना है, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है। किसकी बात कर रहे हैं? दलहनी फसल। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि दलहनी फसल कौन सी होती है, अर्थात इनको बोलते हैं पल्सेज क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप्स? पल्सेज क्रॉप्स, अर्थात दलहनी फसलें। दलहनी फसलों की पहचान क्या है, जिससे आपको तुरंत पता चले कि कौन कौन सी दलहनी फसल है। तो इसके बाद विशेष ध्यान रखें, ऐसी फसलें जो लेग्यूमिनेसी, विशेष रूप से ध्यान रखें, लेग्यूमिनेसी फैमिली से रिलेटेड होती हैं, अर्थात जो लेग्यूमिनेसी परिवार के अंतर्गत होती हैं, ऐसी सभी फसलें पल्सेज क्रॉप अर्थात दलहनी फसलों के अंतर्गत मानी जाती है। तो इस चीज़ को विशेष ऑप्शन पढ़ने से पहले ध्यान रखें कि दलहनी फसल क्या है। तो ऐसी फसलें जो किसके अंतर्गत आती है? लेग्यूमिनेसी फैमिली परिवार के अंतर्गत आती हैं, वो कौन सी फसलें कहलाती है? दलहनी। अब भारत की बात कर रहे हैं, अब पहले तो ये चेक करें कि साहब सभी दलहनी है कि नहीं है। नहीं है तो ऑप्शन पहले गलत हो जाएगा। चना दलहनी फसल है, मटर दलहनी है, मसूर दलहनी है, उड़द दलहनी, पूरे ऑप्शन दलहनी के हैं। इसका मतलब सभी कौन सी फसलें हैं? दलहनी। भारत की बात कर रहे हैं तो भारत में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है या सबसे ज़्यादा जो मैन माना जाता है वो है चना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है भारत की वो क्या है? चना। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। यदि भारत की जगह, यदि इस शब्द की जगह भारत की जगह यदि वो राजस्थान लिख दें, क्या लिख दें? राजस्थान, तो राजस्थान की भी जो मुख्य दलहनी फसल है वो दलहनी फसल भी क्या है बेटा? चना। इसलिए आपको परेशान नहीं होना, आप केवल शब्दों का ध्यान रखें। यदि भारत की जगह राजस्थान भी आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चना। कभी कभी दलहनी की जगह पर तिलहनी फसल भी पूछ लेता है कि भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल कौन सी है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। भारत की यदि बात करता है, किसकी बात करता है? भारत की। चलो अपन टॉपिक थोड़ा अपने बढ़ा ले लिया। तिलहनी की बात करता है तो तिलहनी की बात करता है तो उसका आंसर हो जाएगा बेटा मूंगफली।
कौन सा होगा? मूंगफली। यदि दलहनी को छोड़ करके तिलहनी की बात करता है तो आंसर होगा मूंगफली। ये भारत की कंडीशन। और राजस्थान की कंडीशन में यदि तिलहनी की बात करता है तो मुख्य फसल जिसका सबसे अधिक प्रोडक्शन है वो कौन सी बेटा? सरसों। तो विशेष ध्यान रखें, मैंने इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बताए। तो सबसे पहले वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दलहनी फसल, वो आंसर क्या है? चना। पता होना चाहिए दलहनी फसल कौन सी होती है? ऐसी फसलें जो लेग्युमिनेसी परिवार के अंतर्गत आती है। यदि राजस्थान की भी चर्चा करें तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान में भी मुख्य दलहनी फसल है वो कौन सी है? चना। लेकिन शब्द चेंज कर दें, अर्थात दलहनी की जगह तिलहनी कर दे तो आंसर फिर परिवर्तन। भारत में इसका आंसर होगा मूंगफली और राजस्थान में इसका आंसर होगा सरसों। तो विशेष रूप से ध्यान रखें। तो अपने इसमें राइट आंसर है वो कौन सा है? ए, अर्थात कौन सा है? चना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी फसल गरीब आदमी की मित्र की फसल कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। किस फसल को गरीब आदमी के मित्र की फसल कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ें। पहला गेहूं, दूसरा हमारे पास में मटर, तीसरा है आलू, चौथा हमारे पास में है जौ, अर्थात वीट, पी, पोटैटो एंड बार्ले। इनमें से सबसे देखें कि अधिकांशतः बात कर रहे हैं, इन फसलों की बात करें तो अलग अलग शब्द हैं जिनके लिए लिए गए हैं। तो इसमें गरीब आदमी की जो फसल जो रेगुलर कैंडिडेट खाता है, जिससे बहुत ज़रूरी है, तो ऐसी फसल हमारे पास, उसका आंसर पहले बता देता हूँ, उसका आंसर है आलू, जिसको गरीब आदमी की मित्र की फसल के नाम से जाना जाता है। अब कोई आपसे पूछे, एक बहुत असमंजस का क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूँ, जो अधिकांशतः लोग बाग उसको गलत पढ़ाते हैं, आज यहाँ आप सही कर सकते हैं। गरीब आदमी का फल, एक विशेष रूप से ध्यान रखें, गरीब आदमी का फल, ठीक है। और इसकी एक विशेष ध्यान रखें कि किस फल को गरीब लोगों का मेवा कहा जाता है। ये भी दो क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो अधिकांशतः पूछा जाता है, और उसका आंसर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रखते हैं कि साहब किताबों में ये लिखा है, आप ये पढ़ाते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को सुधारने के लिए 2-3 बार अपने राजस्थान बोर्ड को हम लिख चुके हैं कि साहब ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं, इसका या आपने सेंटेंस गलत है, तो उसमें सुधार हो सकता आ गया हो। बाकी इस तरह का वो क्या है, गरीब आदमियों के फल की बात करते हैं तो आप अधिकांश तो उस फल का आंसर बताते हो बेटा, वो बताते हो बैर, जबकि आंसर ये गलत है, ठीक है। ये आंसर गलत है, इसकी जगह आंसर होगा आपका बेटा अमरूद होगा। क्या होगा? अमरूद, ठीक है। और मेवा की बात करते हैं तो फिर आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बैर। तो गरीब आदमियों का मेवा कौन सा होता है? बैर। और गरीब आदमी का फल होता है वो कौन सा होता है? अमरूद। तो ये विशेष ध्यान रखें कि, और फसल की बात करें तो कौन सी होती है? आलू। तो विशेष ध्यान रखें, गरीब का फल बैर, गरीब का मेवा बैर, और गरीब की फसल आलू। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है डेड हार्ट जो डिजीज बीमारी है वो किस फसल से संबंधित? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो बीमारी अधिकांशतः जो होती है, ये बेटा सबसे अधिकांशतः जो बीमारी है ये शुगर कैन गन्ने में पाई जाती है। बाकी तंबाकू की बीमारियां अलग है जिसमें अधिकांशतः डैम्पिंग ऑफ होता है। आलू में बहुत सी बीमारियां हैं जिसको अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डिजीज़ हैं। चुकंदर में हार्ट जो हॉट हैं, इस तरह की बीमारियां जो चुकंदर में पाई जाती है। हार्ट रोट बहुत इंपॉर्टेंट इसकी वैरायटी डिजीज़ है जो पोटेशियम्स की कमी की वगैरह से ये देखी गई है। तो विशेष ध्यान रखें, डेड हार्ट जो डिजीज़ है वो केवल किस में होती है? गन्ने में होती है। बाकी सबको आपको अधिक बताया गया है। तंबाकू में मैंने बताया डैम्पिंग ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। आलू में अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट पोटैटो। चुकंदर में आपको बताया डेड जो रॉट है वो किस में पाया जाता है? चुकंदर में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास में अगला क्वेश्चन है वो है सरसों की फली को क्या कहते हैं? विशेष बहुत अच्छी बार क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है। सरसों की फली को क्या कहते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन कैप्सूल, दूसरा हमारे पास में सिलिक्वा, तीसरा ऑप्शन पॉड, और चौथा ऑप्शन हमारे पास में है कैरियोप्सिस। सबसे पहले हम बात सरसा शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन कैप्सूल किनका फल होता है? ये विशेष ध्यान रखें कि जितनी भी मालवेसी, ध्यान रखें, जितनी भी मालवेसी
फैमिली की जितनी भी फसल होती हैं उनका जो फल होता है वो कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, जैसे भिंडी है उसका फल कौन सा होगा? कैप्सूल होगा। सिलिकुआ की बात करें अर्थात इस ऑप्शन सरसों की जो फली है या सरसों का जो फल है वो सिलिकुआ कहलाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर वैसे होगा वो कौन सा होगा? सिलिकुआ होगा। लेकिन आगे के भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। पॉड, जितनी भी लेग्यूमिनेसी, ये विशेष ध्यान रखें, जितनी भी लेग्यूमिनेसी कुल फैमिली से संबंधित हैं ऐसी जो फसलें हैं उनका जो फल होता है वो क्या कहलाता है बेटा? पॉड। लेग्यूमिनेसी फैमिली की जितनी भी फसलें उनका जो फ्रूट का टाइप है वो कौन सा होगा? पॉड। और जितने भी सीरियल्स हैं, कौन से हैं? सीरियल्स। जितने भी खाद्यान्न हैं उन खाद्यान्नों का जो टाइप ऑफ फ्रूट होगा वो होगा कैरियोप्सिस होगा। कौन सा होगा? कैरियोप्सिस। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं हो, ये क्वेश्चन अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। सरसों की फली होती है, फली को देख करके आंसर पॉड नहीं लगाएं। अधिकांशतः बच्चे इसको आंसर लगाते हैं, ये आंसर आपका क्या है? गलत है, क्योंकि सरसों की फली का स्पेशली है, विशेष ध्यान रखें, इसका टाइप ऑफ फ्रूट सबसे अलग है, वो क्या है? सिलिकुआ है। और यह कैप्सूल किसका है? जो भी मालवेसी फैमिली से रिलेटेड हैं। पॉड जो लेग्यूमिनेसिस हैं, कैरियोप्सिस, जितने भी सीरियल्स हैं, जितने भी खाद्यान्न हैं, ऐसी जो फसलें हैं उनके फल को क्या कहा जाता है? कैरियोप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने अगला है 20वां नंबर का क्वेश्चन, जो आज का इस का लास्ट क्वेश्चन होगा। गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जल प्लावन विधि, अर्थात इसको अपन फ्लोडिंग मेथड के नाम से जानते हैं। जल प्लावन को फ्लोडिंग मेथड, किसके नाम से? फ्लोडिंग मेथड के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन हमारे पास में रिंग मेथड, रिंग मेथड, अर्थात इसको हम हिंदी में वलय विधि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? वलय। तीसरा हमारे पास में थाला विधि, अर्थात इसको बेसिन मेथड के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारे पास में क्यारी विधि, इसको अपन चेक बेसिन मेथड के नाम से जाना जाता है, चेक बेसिन मेथड। ठीक है, चार ऑप्शन को अपन ने समझा। सबसे पहले ऑप्शन जल प्लावन विधि, दूसरा ऑप्शन रिंग विधि, वलय विधि, तीसरा ऑप्शन थाला विधि अर्थात बेसिन मेथड, चौथा ऑप्शन चेक बेसिन मेथड अर्थात क्यारी विधि। पूछा किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित। तो अपन को आंसर पे जानना है। मैं चारों के अलग अलग ऑप्शंस बता देता हूं। जल प्लावन विधि, अर्थात यह विधि ऐसे क्षेत्रों के लिए उपयोगी मानी जाती है जहां पर जल की अधिकता हो। किसकी अधिकता हो? जल की अधिकता हो। ऐसे क्षेत्र जहां जल की कमी है ऐसे क्षेत्रों के लिए विधि उपयुक्त नहीं है। तो कंडीशन का विशेष ध्यान रखें, जहां पर जल की अधिकता है ऐसे क्षेत्रों के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? जल प्लावन विधि। और यह विधि अधिकांशतः जो हम काम में लेते हैं वो विधि, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं आपको, धान। कौन सा है? धान। और धान के साथ में जूट में भी हम इसको यूज ले सकते हैं। तो विशेष रूप से, लेकिन अधिकांशतः आपको जो क्वेश्चन आता है ये पूछा जाता है कि जल प्लावन विधि का उपयोग किसमें करते हैं। जैसे गेहूं में पूछा है तो इसी तरह से यदि धान को क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, जल प्लावन विधि। लेकिन क्वेश्चन अपने गेहूं से पूछा है, मैं अगले भी लिंक लेता हूं, रिंग मेथड, वलय विधि। इस विधि का उपयोग अधिकांशतः फलों में करते हैं। किसमें करते हैं? फलों। जितने भी फ्रूट्स हैं उन फ्रूट्स के लिए हम किस विधि का यूज करते हैं? रिंग मेथड। लेकिन इस मेथड में कोई कमियां हैं, इसकी वजह से इस मेथड को यूज़ कम किया करके विशेष रूप से ड्रिप इरिगेशन का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। दूसरा हमारे पास में थाला विधि, इस विधि का भी हम अधिकांशतः जो यूज करते हैं थाला विधि का, इसका भी हम फलों में ही करते हैं। जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उसके अंतर्गत हम करते हैं। और चेक क्यारी विधि जो हमारे पास लास्ट विधि है, अर्थात गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, कपास है, इन सभी फसलों के लिए जो उपयुक्त विधि है सिंचाई की वो कौन सी विधि है? क्यारी विधि। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा? डी। इस तरह से जितने भी इनसे रिलेटेड हैं तो ये भी ध्यान रखें, क्वेश्चन को पढ़ने से संबंधित पहले यदि आप आंसर देते हैं तो आंसर के साथ में ऑप्शन को सोल्व करना बहुत जरूरी है।